नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मलिक को 3 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट में उनकी हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया था। आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हुई तो एमपीएमएलए कोर्ट ने एक बार फिर जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। तो आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज शाम उन्हें ईडी की कस्टडी से मुंबई के आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज शाम उन्हें ईडी की कस्टडी में से मुंबई के आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच में माजिद मेनन एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। माजिद जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। देखिए, ये अगर ईडी ने अब कस्टडी नहीं मांगी है तो उसके फलस्वरूप उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारे कानूनी प्रथा है। जी। और जब किसी आरोपी को पुलिस कस्टडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी से हटाकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो उसका मतलब यह है कि उनकी जमानत की अर्जी हो सकती है अभी जी। और अब उनकी जमानत की एप्लीकेशन आ जाएगी। सर, अगर इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार जो किया गया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है। किस तरीके से पूरे इस मसले को देखेंगे कि शुरुआत से अभी तक जिस तरीके से प्रक्रिया रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? माजिद जी। है वो, और बहरहाल अब उसमें क्या जोड़ना है कि भाई जिसका पैसा था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसको पैसा नहीं मिला, ये तमाम चीजें एक तरह का तो सिविल डिस्प्यूट है। या फिर जो भी क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है तो उसकी जांच होगी तो उसका सबूत आएगा, अदालत में मुकदमा चलेगा, गुनाह साबित होगा नहीं होगा। तो इसको इतना बड़ा वितंगर बनाकर मंत्री को कस्टडी में लेकर रखना, शोर मचाना, इसमें कोई इस तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिए। ईडी को भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आघाड़ी के लोगों को, सबको ये बात सोचना चाहिए कि कानून ने अपना काम करना है और कानून में बदले की भावना से कानून की कार्रवाई नहीं होती। अब ये ईडी ने इतना शोर मचाया, देवेंद्र फडणवीस के भी बयान हम देख रहे हैं 2 दिन से। ये इसको कानूनी प्रक्रिया में अगर आज इसकी गंभीरता ज्यादा होती तो ईडी कस्टडी मांग सकती थी 30 दिन तक। पीएमएलए के कानून में ईडी को 30 दिन तक के किसी भी मुलजिम को अपनी हिरासत में रखने का अधिकार है जो अदालत से मांगा जा सकता है। लेकिन ईडी ने खुद उनकी कस्टडी नहीं मांगी है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईडी अब उनकी जमानत की एप्लीकेशन की अपेक्षा करती है और जमानत की एप्लीकेशन सुनने के बाद न्यायालय उस पर फैसला करेंगे। जी। माजिद जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी क्योंकि उनके बेटे फराज मलिक को भी पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस में तलब किया गया था। हालांकि मंगलवार को उन्होंने एक पत्र भेजकर ईडी से 1 सप्ताह का समय भी मांगा था। अब ये कहा जा सकता है कि परिवार की तरफ भी ईडी के जो कदम है वो बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो ईडी के अपने इख्तियार में है। ईडी ने किसी व्यक्ति को, चाहे वो नवाब मलिक के पुत्र हो या कोई और हो, जिनको बुलाया गया है उनको उसके जवाब में अटेंड करना आवश्यक है। नहीं किया तो ईडी उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। उसको वक्त देना है तो वक्त देगी, या उस पर कोई कार्रवाई करना है तो करेगी। उससे कोई मतलब नहीं है इस मामले का। आज जो उनकी जुडिशियल कस्टडी नवाब मलिक की हो गई है उससे साफ ये लग रहा है कि ईडी ने मामले की गंभीरता का जितना प्रचार किया था वो नहीं रहा और अब उनकी बेल एप्लीकेशन सुनी जा सकती है। तो अब उनकी बेल एप्लीकेशन को सुना जा सकता है। इससे पहले कि अगर मैं बात करूं इसी पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से ये भी बात आई थी कि ईडी कस्टडी में उनसे जब भी पूछताछ हो रही थी तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे, ये बात भी ईडी की तरफ से उस वक्त में कही गई थी, क्योंकि मसला जिस तरीके से गंभीर बताया जा रहा था और अब क्योंकि आगे न्यायिक जो आगे कस्टडी है वो नहीं मांगी गई है, उसे किस तरीके से देखेंगे?
नहीं बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो मुझे लग रहा है ना कि अब आप कस्टडी ईडी ने क्यों नहीं मांगी। इससे एक ही बात सामने आती है कि इस मामले में जितनी गंभीरता का प्रचार किया गया था वो गंभीरता नहीं रही, और ये मामला अब जो है जमानत की एप्लीकेशन कानूनी दृष्टि से न्यायालय डिसाइड करेगा, और हो सकता है कि नवाब मलिक साहब को जमानत के आदेश में मिल जाए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया माजिद जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से अब इस पूरे मसले को लेकर रुख रह सकता है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं नवाब मलिक, और एनसीपी के प्रवक्ता माजिद मेनन को आपने सुना, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जब अब क्योंकि ईडी की तरफ से आगे रिमांड नहीं मांगी गई है, तो ऐसे में जो न्यायिक हिरासत का पूरा जो है उसमें अब बेल के लिए डिमांड की जा सकती है, आगे बात रखी जा सकती है। उनकी तरफ से सवाल ये भी खड़ा किया गया कि जब ईडी की तरफ से इस मामले को इतना गंभीर बताया जा रहा था कि वो जो पूछताछ है उसमें सहयोग भी नहीं कर रहे और तमाम और चीजें भी थी, जब ये सारी बातें थी तो अब परेशानी यहाँ पर ये है कि आखिर उन्होंने आगे रिमांड क्यों नहीं मांगी। तो ये सवाल माजिद मेनन जी की तरफ से यहाँ पर उठाया गया। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग अपने परिवार को ठेले पर लेकर मतदान के लिए पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उसके अलावा 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मतदान के लिए जो है लोग पहुंच रहे थे, मतदान के लिए दिग्गज भी पहुंचे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े नेताओं की तरफ से मतदान किया गया। आम जनता मतदान केंद्रों पर मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंची। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 6 तस्वीरें हैं। जहां पर मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें हैं। दिग्गजों की तरफ से भी वोट डाला गया है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अगर यूपी चुनाव की आज बात करें तो 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, और इस मतदान के दौरान अगर 9 जिलों की बात करें तो 9 ही जिले बहुत खास हैं, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से हर कोई जो चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश में लगा है, ये बहुत खास चरण रह रहा है। अनुप्रिया पटेल को पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर रविंद्र जायसवाल, अफजल अंसारी तीसरी तस्वीर में, तो वहीं अजय झा है चौथी तस्वीर में। भीम राजभर 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो भी मतदान के लिए जो पहुंचे थे। नीलकंठ त्रिपाठी संस्कृति मंत्री हैं, वो भी मतदान के लिए पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें उन दिग्गजों की ये तस्वीरें हैं जहां वो मतदान के लिए पहुंचे थे, अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे थे। 7वें चरण का ये मतदान हो रहा है। ऐसे में दिग्गजों की साख जहां दाव पर है, तो वहीं दिग्गजों ने वोट भी डाला है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली जो तस्वीर है उसमें अनुप्रिया पटेल को आप देख सकते हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, अफजल अंसारी हैं। तो ये तमाम तस्वीरें उन बड़े चेहरों की, दिग्गजों की, जहां पर वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग अपने परिवार को ठेले पर लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर कितना उत्साह इन बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है कि वैसे नहीं आ पा रहे थे। तमाम जो एक उत्साह होता है उसके बीच में ये ठेले पर अपने परिवार की महिलाओं को लेकर पहुंचे हैं मतदान के लिए। इस उम्र में भी वो अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहते और मत का प्रयोग करना चाहते, और इसीलिए मत डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीरें आजमगढ़ की। आजमगढ़ जो अपने आप में खास इस जो चरण है इसमें है, क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर एक पीएम के संसदीय क्षेत्र पर सबकी निगाहें हैं। तो वही आजमगढ़ भी अपने आप में खास, और वहां से ये खास तस्वीर भी आई है। और बार बार हम बाकी दर्शकों से भी अपील करते हैं, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से, क्योंकि पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं, उस अनुभव को जरूर महसूस करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बुजुर्ग किस तरीके से अपने मताधिकार के इस्तेमाल को जो करने के लिए
वो तमाम परेशानियों को उठाकर भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चुनने में ये अपनी भागीदारी देने से वंचित नहीं रहना चाहते। तो अब बात करेंगे गाजीपुर की, जहां यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है और आईटीबीपी के जवानों ने भी कर्तव्य का पालन किया है। जवानों ने दिव्यांगों बुजुर्गों का यहां पर मतदान करवाया है। किस तरीके की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम दिग्गजों की तरफ से वोट डाला जा रहा है। यूपी चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच सीएम योगी ने सभी लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की है। और क्या कुछ इस मौके पर सीएम योगी की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता। तो मतदान के दौरान दिग्गज भी किसी भी हाल में पीछे नहीं छूटना चाहते और इस बीच में संस्कृति मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी की तरफ से भी मतदान किया गया। मतदान करने के बाद वो लोगों को कहते नजर आए कि आप भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए बूथ पर जरूर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको सुनाते हैं कि आखिर नीलकंठ त्रिपाठी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। शहर दक्षिणी से क्या उम्मीद करते हैं आप? शहर दक्षिणी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर यूपी की जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही यूक्रेन मसले को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये दो चीजें निकल कर के आई कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी जमीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियां बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग। ये तमाम दिखाई दिए हैं और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा। 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर। लेकिन जब आप ज़मीन पे देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफ़ी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ देखा गया। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे, बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है, न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए, और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्जापुर में है, और बनारस से लेकर के जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में देशों। अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रसोई में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। हादसे में पॉलिटेक्निक के 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस गए। सभी छात्रों को रेस्क्यू कर अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर पर रेफर किया गया। खाना बनाने के दौरान किचन में अचानक 5 किलो का सिलेंडर फट गया। हादसे के बाद छात्रावास में मची अफरा तफरी, और वहीं पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेजा है। आज लगभग 9 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक डिवाई में खाना बनाते वक्त छोटा सिलेंडर जो 5 लीटर का होता है उसमें पहले आग लगी और फिर फट गया। उसमें हमारे पॉलिटेक्निक के 10 बच्चे घायल हैं, जिनको राजकीय मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एडमिट करा दिया गया है। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था भी करा दी गई है। सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। मैं और एसएसपी साहब दोनों जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मतलब ऐसी बात नहीं है जो चिंता की हो, और उनका पूरा इलाज भी कराया जा रहा है। और अभी मेरी वहाँ सीएमओ अलीगढ़ को भी मौके पर भेजा गया है, वो वहीं है मौके पर, देख रेख कर रहे हैं। हमारे एक डिप्टी कलेक्टर भी मौके पर हैं, तहसील का भी, डिवाई का भी स्टाफ मौके पर है। कोई चिंता की बात नहीं है। मैं और एसएसपी साहब मौके पर जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में क्या निकल गया है सर, क्या कारण है? क्या वो छोटा सिलेंडर था, खाना बनाते वक्त उसमें आग लगी है, और बाकी के तो बाद में जांच का विषय होगा। पहले ज़्यादा जरूरी था कि बच्चों का इलाज कराया जाए। किसी बच्चों को गंभीर भी बताया जा रहा है? नहीं, अभी जो तत्कालिक रूप से मेडिकल कॉलेज से भी बात हुई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।